नमस्कार, स्टडी IQ PCS चैनल पर आपका स्वागत है। PCS अप टू डेट प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज बरोज की खबरों को आपके सामने लेकर आते हैं। खासियत यह है इस प्रोग्राम की कि नेशनल, इंटरनेशनल और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के अलावा राज्यों के स्तर की जो भी ज़रूरी घटनाएं होती हैं उसे इस प्रोग्राम में कवर किया जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये पहल आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो आइए आज के PCS अप टू डेट प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बेंगलुरु में एस विश्वेश्वरैया टर्मिनल का उद्घाटन किया है। बताया जा रहा है कि यहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। यह भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल है। 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से निर्मित यह रेलवे टर्मिनल 4200 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला है। यहाँ VIP लाउंज, सूचना प्रणाली और फूड कोर्ट के साथ साथ 4 लाख लीटर क्षमता वाला वाटर रिसाइकलिंग प्लांट और रेन वाटर स्टोरेज का प्रावधान भी है। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा इस टर्मिनल से 32 जोड़ी ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक धीरे धीरे इन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। बेहतर सुरक्षा के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली इस्तेमाल की गई है। इस टर्मिनल पर 6 जून से सेवाएं शुरू कर दी गई थीं। बनासवाड़ी एर्नाकुलम ट्राई वीकली यानी हफ्ते में 3 दिन चलने वाली यह एक्सप्रेस इस टर्मिनल से चलने वाली पहली ट्रेन रही। KSR बेंगलुरु सिटी और यशवंतपुर स्टेशनों के बाद यह बेंगलुरु का तीसरा रेलवे कोचिंग टर्मिनल है। यहाँ ट्रेनें अपनी यात्राएं शुरू या समाप्त करेंगी। मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए लंबे समय से संसाधन पर निवेश कर रही है, लेकिन अब सरकार चंबल और इसकी सहायक नदी पार्वती के 5 स्ट्रेचेस के लगभग 292 हेक्टेयर्स में माइनिंग को अलाउ करने का प्लान बना रही है। इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपा गया है। गौरतलब है कि इस सेंचुरी में साल 2006 से माइनिंग बैन है। मुरैना जिले में स्थित यह सेंचुरी अपने घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि चंबल पश्चिमी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में महू के नजदीक जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जबकि उत्तर प्रदेश में इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पार्वती, क्षिप्रा, काली, सिंध और बनास हैं। चूलिया वाटरफॉल चंबल नदी पर स्थित है। चंबल देश की एकमात्र नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। दरअसल यह नदी अवनालिका अपर्दन से बड़ी और गहरी गहरी खाइयों का निर्माण करती है। इन्हें बीहड़ कहा जाता है। वहीं पार्वती नदी सीहोर जिले के आष्ठा से निकलती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम पर चिंता जाहिर की। मंत्रालय के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कमोडिटी प्राइसेस और सब्सिडी बर्डन के चलते ट्विन डेफिसिट की समस्या का सामना कर रही है। इससे राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। ये पहला मौका है जब सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में बढ़ते घाटे पर चर्चा की है। राजकोषीय घाटा का मतलब है जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है। बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% अनुमानित है। वहीं चालू खाता घाटा किसी देश के व्यापार की एक माप है जहां आयात की जाने वाली यानी इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात यानी एक्सपोर्ट किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य से अधिक होता है। आपको बता दें कि भारत सरकार कुल सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा खाद्य सब्सिडी पर खर्च करती है। नासा ने फ्यूल लाइन लीक होने के बावजूद पहली बार एक काउंटडाउन टेस्ट के दौरान अपने विशाल मून रॉकेट में ईंधन भरा है। यह मून रॉकेट के प्रतीक्षित लॉन्च की शुरुआत से पहले चौथा और आखिरी पड़ाव था। US स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस 1 कहलाए जाने वाले इस मून रॉकेट की वेट ड्रेस रिहर्सल को पूरा करने के लिए पहले ही 3 बार असफल हो चुका है। पिछले 3 प्रयास ईंधन रिसाव, अटके हुए वॉल्व और अन्य तकनीकी कारणों के चलते विफल हुए थे। इस बार एक बाहरी ईंधन लाइन में रिसाव के कारण कैनेडी स्पेस सेंटर में किए जा रहे इस परीक्षण को लगभग बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी नासा के प्रबंधकों ने काउंटडाउन टेस्ट करने का फैसला किया। ऐसा टीम और हार्डवेयर के प्रदर्शन को देखने के लिए किया गया। लॉन्च के निदेशक चार्ली ब्लैकवेल थॉम्पसन के मुताबिक प्रदर्शन अच्छा रहा। नासा के द्वारा निर्देशित आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य है चांद पर फिर से मनुष्यों को भेजना और उसके बारे में जानकारी जुटाना। आर्टेमिस 1 को अगस्त 2022 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद की जा रही थी। परीक्षण में देरी ने वास्तविक लॉन्च को पीछे धकेल दिया है। आर्टेमिस 1 एक प्रकार की जांच होगी जिसमें मानव रहित ओरायन कैप्सूल 10 दिन चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए बिताएगा। ब्लैकवेल थॉम्पसन ने बताया कि 2024 के लिए योजनाबद्ध दूसरी फ्लाइट एक दल भेजेगी जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आएगी।
तीसरा मिशन 2025 तक हो सकता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वास्तव में चंद्रमा पर उतरेंगे। अंतरिक्ष यात्री आखिरी बार 1972 में नासा के अपोलो कार्यक्रम के दौरान चांद पर गए थे। रूस के पत्रकार दमित्री मुरातोव ने नोबेल पुरस्कार की नीलामी की है। इस फंड का प्रयोग यूक्रेन के चाइल्ड रिफ्यूजीज के लिए किया जाएगा। इसे सीधा यूनिसेफ को सौंपा जाएगा, जिससे युद्ध के चलते डिस्प्लेस हुए बच्चों की देखभाल की जा सकेगी। गौरतलब है कि साल 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुरातोव को दिया गया था। इन दोनों पत्रकारों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए थे, जो कि लोकतंत्र के लिए एक जरूरी शर्त है। शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा शांति के पुरस्कार इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को मिले हैं। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूएन की एक संस्था है। यह दुनिया भर में बच्चों के विकास और मानवीय सहायता के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और कैथरीन एम रूसेल यूनिसेफ की हेड हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में 75 टन सोना रिसाइकिल कर दुनिया में चौथे सबसे बड़े रिसाइकलर का दर्जा हासिल कर लिया है। लेकिन अब भी केवल 8% घरेलू सोने की रिसाइकलिंग हो रही है। बाकी सोना आज भी आयात के जरिए बाहर से आता है। WGC की रिपोर्ट गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग के मुताबिक ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग चार्ट में चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है इटली और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत की सोने को रिफाइन करने की क्षमता 2013 के मुकाबले 500% बढ़ गई है। पिछले एक दशक में रिफाइनिंग लैंडस्केप में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। 2021 में फॉर्मल सेक्टर की संख्या 33 हो गई, जबकि 2013 में यह 5 से भी कम थी। सरकार द्वारा प्रदूषण नियमों के सख्त किए जाने के बाद रिफाइनिंग में इनफॉर्मल सेक्टर की भागीदारी घट गई है। टैक्स के बेहतर ढांचे ने भी भारतीय गोल्ड रिफाइनिंग इंडस्ट्री को मजबूत किया है। सरकार ने कच्चे सोने पर आयात शुल्क रिफाइंड सोने से अलग बना दिया है, जिसके चलते कुल इंपोर्ट में कच्चे सोने का आयात 2013 में 7% से बढ़कर पिछले साल 22% पर पहुंच गया। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए सरप्लस गोल्ड को बाजार में लाए जाने की जरूरत है, ताकि सोना सस्ता हो, मांग बढ़े और रिफाइनिंग की क्षमता में भी विस्तार हो। सोने के भाव में मौजूदा उतार चढ़ाव, भविष्य में इसकी कीमतों को लेकर अनुमान और आर्थिक स्थिति के चलते रिसाइकलिंग में तेजी आई है। साथ ही साथ युवा बहुत जल्दी अपने गहनों के डिजाइन बदल रहे हैं, जिससे सोने का होल्डिंग पीरियड लगातार कम हो रहा है और रिसाइकलिंग बढ़ रही है। आज के अप टू डेट में हम एक कॉन्सेप्ट डच डिजीज के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले बात इकोनॉमिस्ट पीटर नियरी और मैक्स कॉर्डन ने की थी, लेकिन इस शब्द को सबसे पहले साल 1977 में द इकोनॉमिस्ट में क्वाइन किया गया था। डच डिजीज का मतलब होता है जब किसी देश में किसी प्राकृतिक संसाधन की खोज के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनइवन ग्रोथ हो। 1960 के आसपास नीदरलैंड ने नॉर्थ सी में एक गैस रिजर्व की खोज की थी। इस वजह से ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ा और डच करेंसी की कीमत में वृद्धि हुई। इससे नॉन ऑयल वस्तुओं के निर्यात में भारी कमी आ गई, जिसने बेरोजगारी को जन्म दिया। नीदरलैंड की इस केस स्टडी पर आधारित होने के कारण ही इस स्थिति को कहते हैं डच डिजीज। तो पीसीएस अप टू डेट में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।